अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 पार्ट 2। और पिछले पार्ट 1 में हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक इंट्रो किया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरह से यूज हुई, क्या इसकी स्टोरी है, क्या इसके अंदर प्रोग्रेस हुई और इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके प्रॉन्स क्या है। सारी चीजें हमने जो है ना वो चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम जावास्क्रिप्ट को बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर वे में हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले क्या है, एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बाद वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और क्या हम रिजर्व वर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या हैं। और फिर जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, फिर इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को लिखने का मेथड क्या है। पहले हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये एक अगेन एक दफा हम इनको कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने का मेथड क्या था कि हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे और स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, लाइक एज जैसे हम CSS को यूज कर रहे हैं। अब स्क्रिप्ट का टैग के अंदर अगर हम सिंपल कोई टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो फंक्शन होता है उसका नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइप। अब फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है कि डिफरेंट, आप कोई भी जब काम करना चाहते हैं तो हर एक लैंग्वेज के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट के लिए हमने इधर टेक्स्ट लिखना है। तो जब हम आउटपुट के लिए लिखने लगते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ जाता है। अब इसके ऊपर मैं कुछ वर्ड लिख देता हूँ, जैसे अली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करवा देगा। तो मैं ये इसको ओपन करता हूँ और ये देखिए ये अली डिस्प्ले हो गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये रूल है, अगर आप जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को समझ जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आ जाए आप उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो सी हो, C++ हो, C# हो, पाइथन हो, कोई भी। मतलब पाइथन का खैर थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है, लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिंटैक्स उनका सारों का सेम ही होता है, बस हल्का फुल्का चेंज होता है। लॉजिक सेम होती है, सॉरी, लॉजिक सेम होती है, सिंटैक्स हल्का फुल्का डिफरेंट होता है। बाकी सारी चीजें, इसकी कॉन्सेप्ट सारों का सेम है। जैसे पाइथन के अंदर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होंगे, वही चीज PHP के अंदर भी यूज होगी, वही चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होगी, वही C++ के अंदर यूज होगी, वही सी के अंदर, सारों के अंदर सेम। अच्छा, इसको लिखने का तरीका कार क्या होता है कि अब जैसे मैंने इस फंक्शन को लिखा, उसके बाद फिर आगे इसकी पैरामीटर्स पास कर दी, पैरामीटर क्या आगे जी, अली आ गया, और एंड पे हमने सेमी कॉलन लगाना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये एक रूल है। सेमी कॉलन का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये लाइन क्या हो गई है, एंड हो गई है। अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट अली लिखा तो इसका मतलब क्या है कि इसने इसको प्रिंट करवाया और यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया, ये एंड हो गया। अब जैसे हम बस पे बैठते हैं तो एक स्टॉप, उसने हमें एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक छोड़ना है। जैसे मैच के एग्जांपल ले लेते हैं तो फ्री शटल सर्विसेज होती है कि हम पार्किंग से आगे, वो शटल सर्विस हमें उठाती है पार्किंग से और जाकर ग्राउंड पे जाकर हमें स्टॉप कर देती है। तो उसका काम वहां पे क्या हो गया, एंड हो गया। इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, यहाँ पर उसने डिस्प्ले करवाया, सेमी कॉलन लगाया, तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अच्छा, ये क्या होता है अली, हमने इसको लिखा डबल कॉमा के अंदर। डबल कॉमा का मतलब क्या होता है कि जो हम एज इट मैसेज शो करवाना चाहते हैं कोई उसके अंदर चेंज ना है, उसे हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। जब भी हम कोई चीज डबल कोटेशन के अंदर लिख देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, एज अ स्ट्रिंग बन जाती है। और एक दूसरी चीज होती है, वो होती है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, मैं इसी को अगर लेट्स सपोज के नीचे लिख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो आगे मैं खाली अली लिख लेता हूँ। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं आपको एग्जांपल से शो करता हूँ। ये देखिए, अब ये ऊपर वाला अली तो शो हो रहा है लेकिन नीचे वाला अली शो नहीं हो रहा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा वेरिएबल काउंट हुआ है, ये एज अ स्ट्रिंग नहीं काउंट हुआ। तो अब हम वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये हम अब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वेरिएबल बेसिकली क्या क्या है, वेरिएबल्स एक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे A = 20 लिखते थे हम मैट्रिक में, या 9th 10th में हमने अलजेब्रा पढ़ा। तो उसके अंदर क्या होता था कि कोई भी हम जब वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहते थे
तो हम लिख लेते थे जी लेट ए इज इक्वल टू 30। अब क्या हुआ कि ए के अंदर 30 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो इसी तरह से हम ये ए जो है ना वो बेसिकली एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम कोई थर्ड वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा जी, लेट्स सपोज कि अली इज इक्वल टू, अब मैंने लिख लिया 5 लिख लिया। सही है। तो अब क्या होगा कि मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट अली, अली की जगह के ऊपर जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है वो शो होनी चाहिए। तो मैं इसको करवाता हूँ, तो ये देखा अली 5 आ गया। ठीक है। अब ये 5 जो है ना वो सेकंड लाइन के अंदर जो हमने ये लिखा हुआ है वो शो हो चुका है। अब 5 की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ, तो वो हमारे पास इधर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास शो। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम ये जो वैल्यूज हैं ये कौन कौन से इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं डाटा टाइप्स, कि जो हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं उन वैल्यू की डिफरेंट डाटा टाइप्स। सबसे पहली डाटा टाइप आती है इंटीजर, INT। ठीक है। INT स्टैंड फॉर इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। अब जैसे मैंने लिखा 10, ये क्या है, एक इंटीजर है। लेकिन अगर मैं 10.34 लिख देता हूँ तो ये क्या बन गया, फ्लोट बन गया। सही है। तो अब ये क्या होगा कि फ्लोटिंग वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इसकी जगह कोई जो है ना वो इस तरह से करेक्टर को शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। अब ये देखिएगा, मैं एल इज इक्वल टू 10 लिखा है तो ये 10 शो हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डबल कॉमा के अंदर लिख दूं, मैंने जैसे ऊपर बताया कि कोई भी हम डबल कॉमा के अंदर जब किसी चीज को लिख लेते हैं तो वो हमारी एज अ स्ट्रिंग काउंट होती है। तो अब ये देखें, अली इज इक्वल टू 10 लिख दिया तो वो 10 जो है ना वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि ये अब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रही, बल्कि ये क्या बन चुकी है, स्ट्रिंग बन चुकी है। ठीक है। तो दोनों के अंदर आपको होपफुली डिफरेंस नजर आ गया। अच्छा, अब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, अब ये मैंने 10 पहले लिखा था तब भी यही 10 शो हो रहा था, और अब मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा तब भी ये मतलब वही 10 शो हो रहा है, तो डिफरेंस क्या हो। अब होता यह है कि जब हम मतलब कि ये स्ट्रिंग के अंदर लिख लेते हैं तो उसका डिफरेंस ये आ जाता है कि हम इसके ऊपर कोई ऑपरेटर वगैरह नहीं यूज कर सकते, कोई अरिथमेटिक या इस तरह की ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन हम उसको एज अ मैसेज शो करवा सकते हैं। अब ये मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम लिख लिया अली 1 इज इक्वल टू 10 लिख लिया। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, चलिए इसे हम ए कर लेते हैं। नहीं, ए इज इक्वल टू 10 आ गया, और एक मैं ले लेता हूँ बी, बी इज इक्वल टू आ गया 20। सी। तो अब ये क्या होगा कि अब मैं अगर लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। तो और मैं इधर रिजल्ट शो करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इधर क्या आ जाएगा, सी के, सी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप डिस्प्ले करवा दो। मैं इसको शो करता हूँ। अब ये क्या आ गया, 30 शो हो चुका है। सही है। ये ए प्लस बी उसने किया और उसको सी के अंदर स्टोर करवाया, फिर सी जो है ना वो डिस्प्ले करवा दी। लेकिन अगर मैं इसी की जगह अब एक जगह में क्या लिख लूँ, अली लिख लूँ। अब अली क्या है, अली एक ऐसा स्ट्रिंग काउंट हो, तो वो क्या देखें, अभी जो है ना इस तरह से ये 10 पहले शो हुआ, फिर 20 शो हो गया। मतलब कि जो वैल्यू है वो शो नहीं हुई, बल्कि जो है ना वो इस तरह से एज इट, जो मतलब कि 10 लिखा हुआ था स्ट्रिंग के अंदर वो एज इट शो हो चुका है। यानी पहले अली शो हो गया, फिर उसके बाद 10 शो। तो इस तरह से ये डिफरेंस आपको नजर आ चुका होगा कि जब हम उसको स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग काउंट करता है, मतलब एज इट। और जब हम अगर उसको न्यूमेरिक वैल्यू पास कर देंगे तो उसके ऊपर हम न्यूमेरिक फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको अब क्लियर हो चुका होगा। तो डाटा टाइप पहले कौन से आगे, इंटीजर, और दूसरी आगे स्ट्रिंग, और तीसरी आगे फ्लोट, और चौथी क्या होती है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल। ठीक है। वो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे नॉट, या ये नॉट ऑपरेटर, ट्रू फॉल्स वाली जो चीजें होती है ना, उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह बोलते हैं। ठीक है। तो वो अब जैसे बूलियन ऑपरेटर्स हम उससे नॉर्मल बोलते हैं। तो अब ये क्या है कि जी जैसे
हम लगाते हैं पेड नॉन पेड स्टेटस या ऑर्डर प्रोसेस नॉट प्रोसेस। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर तो अब उसमें क्या होता है कि जैसे वो बंदा पे करेगा, वो बूलियन का ना वो चेंज हो जाएगा, ट्रू से फॉल्स हो जाएगा या फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। वो खैर हम अभी उसकी तरफ नहीं जा रहे। तो ये जस्ट आपको हल्का सा इंट्रो करवा। तो ये आपको चीजें क्लियर हो गई कि पहले आपको बता दिया वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। और फिर उसके बाद आप आगे आते हैं कि क्या हम ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है एबीसी, ये कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं। वेरिएबल को लिखने के रूल्स हैं। तो प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर रूल्स होते हैं। सबसे पहली रूल रूल क्या है कि हम इसके अंदर जो भी वर्ड लिखेंगे वो केस सेंसिटिव होगा। अब जैसे मैंने स्मॉल ए लिखा है तो स्मॉल ए को ही मैं आगे लिखूंगा तो उसको कंसीडर करेगा। अगर मैं कैपिटल लिख लेता हूँ तो उसको कंसीडर नहीं करेगा, पहला। दूसरा रूल ये है कि हम इसके स्टार्ट में न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं लगा सकते। अब जैसे लेट्स सपोज के ए लिखा हुआ है तो मैं 1A नहीं लिख सकता, तो ये इसको कंसीडर नहीं करेगा। मैं अगर 1A लिख लेता हूँ तो ये देखें, ये उसने एरर शो कर एन आइडेंटिफायर कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल। सही है। तो हाँ, ये है कि हम इसको A1 लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू कभी भी वेरिएबल से पहले नहीं आती। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 ये है कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उसको हम यूज नहीं कर सकते। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट देखेंगे, एक रिजर्व वर्ड। तो अब मैं अगर लिख लेता हूँ DOCUMENT डॉक्यूमेंट, ये, अच्छा, ये इसको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। या इसी तरह से लूप होता है, जैसे फॉर लूप हो गया, ठीक है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो यानी जितने भी मतलब कि वो इस तरह से रिजर्व वर्ड्स हैं, या इफ हो गया, ठीक है, अब ये भी एक रिजर्व वर्ड है। लूप, वाइल हो गया, इस तरह से मतलब कि कोई भी जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते। अब रिजर्व वर्ड्स कौन कौन सी लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट, इतना वैसे आपको आइडिया हो ही जाता है जब आप काम करना शुरू करते हैं कि रिजर्व वर्ड कौन कौन से हैं। लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक हल्का सा वो क्या कहते हैं आइडिया हो जाए। तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट है, एल्स है, इनम है, इंट है, लॉन्ग, नेटिव, न्यू, नल, ये सारे डबल, डू, मतलब कि जो हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी और पर्पस के लिए। अब जैसे इफ एल्स यूज होता है कंडीशन वगैरह के लिए, ठीक है, बोलियन यूज होता है ये वेरिएबल्स वगैरह के लिए। तो इस तरह से स्विच वगैरह, ये सारी चीजें, ये सारे कीवर्ड्स जो कि नॉर्मली किसी और पर्पस के लिए यूज होते हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ तक क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आता है हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप कौन कौन सी हैं। वेरिएबल्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल्स और एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अब लोकल वेरिएबल क्या है? ये ये जो वर्ड हमने लिखा है ना, A = 10, ये क्या है? एक ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि इसको हम पूरे पेज के अंदर जहां चाहें हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी लिखा तो ये सी जो है ना ग्लोबल था, ये इधर डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ या कोई इफ एल्स स्टेटमेंट लगाता हूँ, तो फंक्शन क्या हो गया जी, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, फंक्शन ऊपर आपको हल्का सा इंट्रो करवा दिया था कि फंक्शन क्या होता है कि थर्ड मतलब कि पार्टी की तरफ से लिखा होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट जिसने बनाई थी उसने फंक्शन लिख दिया था। तो अब ये फंक्शन प्री डिफाइंड है। फंक्शन के हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको हल्का सा इंट्रो करवा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू है वो आउटपुट शो हो रही है। अब इसी तरह से कुछ हम फंक्शंस अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको लिखने का क्या मेथड होता है? पहले हमने लिखा फंक्शन, फिर उस फंक्शन का नाम आ गया, और उसके बाद फिर आगे ये कॉमा मतलब ब्रैकेट आ गई। और यहाँ पर हम उसकी बॉडी के अंदर कुछ लिख लेते हैं, जैसे वेर A = मैंने लिख लिया 50 लिख लेता हूँ, सही। और उसके बाद फिर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। अच्छा, अभी आप गौर से देखिएगा। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पर वैर लगाया। वैर लगा लें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। लेकिन वैसे वैर यूज कर लेना चाहिए, मैंने ऊपर यूज नहीं किया था। तो
वैसे बेहतर है कि अगर आप यूज कर लें तो ठीक है, और अगर ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं। अच्छा, अब ये देखें, ये जो ए है, ये एज इक्वल टू 10, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, सॉरी ग्लोबल है। और ये जो है ना, ये क्या आ गया, लोकल वेरिएबल है। अब इसका, ये फंक्शन का नाम दोनों का सेम आ गया है। मैं इसको ए बंद कर देता हूं, ठीक है। अब सही। तो अब ये क्या हुआ, ये एज इक्वल टू 50, ये क्या है, ये भी एक वेरिएबल है। एज इक्वल टू 10, ये भी एक वेरिएबल है। लेकिन ये वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल है ग्लोबल। और ये वाला वेरिएबल कौन सा है, ये है लोकल वेरिएबल। सही है। ठीक है, अब इसका जो स्कोप है, यानी इसको हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर अंदर यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे ये फंक्शन यूज होगा, वहां पे इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको चाहे तो हम फंक्शन के अंदर यूज करें, इसको चाहे फंक्शन के बाहर यूज करें, जहां मर्जी हम इसे यूज कर सकते हैं। इसलिए इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखें, फंक्शन वाला जो वेरिएबल था वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमने अभी फंक्शन को कहीं पे कॉल नहीं किया, तो इसलिए मतलब कि ये अभी उधर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये चीज होती है दोनों के अंदर, लोकल वेरिएबल के अंदर, ग्लोबल फंक्शन का। मैंने आपको बताया कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंक्शन की भी टाइप्स होती हैं, प्री डिफाइन होते हैं, फिर एक यूजर डिफाइंड होते हैं, फिर फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं, और वो चीजें हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने जो यहाँ पे ऐड की, इसको हम बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्योंकि हमारे पास कोड बढ़ता जाता है, मतलब कि जैसे एक पेज के ऊपर 1,000 लाइन्स का कोड आ गया, भी 2,000 लाइन्स का कोड आ गया, तो क्या आप मतलब कि उसमें फिर इंटरमिक्सिंग हो जाती है। अब इंटरमिक्सिंग की वजह से सम टाइम कोड को अंडरस्टैंड करना कॉम्प्लेक्स होता है। और इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर कोड बना रहा हूँ, अब मैं आपको दूंगा, मैं पहले आपको समझाऊंगा कि अच्छा ये वाला कोड इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो फिर अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर हम इसी के साथ अगर कमेंट्स ऐड करते हैं, अब ये मैंने लिख दिया जैसे ग्लोबल, अब मैं ये कोड आपको देता हूँ, मैं आपको ना भी समझाऊं फिर भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यार ये जो वर्ड वेरिएबल लिखा हुआ है ये क्या है, ग्लोबल है। और ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। तो ये कमेंट्स होते हैं। और इसी तरह से आप डिफरेंट जो वेबसाइट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे भी कमेंट्स लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं कमेंट अगर मतलब कि लगाना चाहूँ, तो ये क्या आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इस तरह से सेपरेट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, और HTML के लिए जो है ना वो सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के लिए ये डबल स्लैश के साथ आ जाता है। और अगर हम HTML के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, स्लैश और फिर स्टैरिक। ठीक है, या फिर ये भी जो है ना वो इस तरह से यूज होता है। आगे हम ये यूज करेंगे तो ये कमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं। मैं जैसे लिख लेता हूँ कि स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हियर। सही है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग एंड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्क्रिप्ट टैग एंड हियर। ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि एक आपको पता चल रहा है, मैं किसी को भी कोड दूंगा ना तो उसको समझ आ जाएगी स्क्रिप्ट का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इस तरह से फिर वो कमेंट्स ऐड करने से उसकी जो यूजबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स। और ये आप वैसे अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर लें, और अगर आप HTML के अंदर यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल के अंदर दो चीजें हमने डिस्कस करनी है, एक ग्लोबल और एक लोकल। ठीक है। लोकल को हम फंक्शन के अंदर या एल्स कंडीशन के अंदर अगर यूज करते हैं तो उसको हम उसी में यूज कर सकते हैं। ग्लोबल क्या होता है कि उस वेरिएबल को ओवरऑल पूरे पेज के ऊपर जहाँ मर्जी हम उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आती है, वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के क्या टाइप्स हैं। ऑपरेटर्स होती हैं, कोई हम ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ऑपरेटर्स नॉर्मली तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर,
और एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ये तीन वैसे ज्यादातर यूज होते हैं, वैसे तो और भी काफी ज्यादा, लेकिन नॉर्मली जो अक्सर यूज करते हैं वो ये तीन ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या। अरिथमेटिक मैं लिख लेता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक क्या होता है, जो मैथमेटिकल हम यूज करते हैं उसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। अच्छा सॉरी, ये हम यूज करें जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट हम ऐसे लिखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जिसमें हम मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, तो वो हमारे पास। अब जैसे मैं लिख लेता हूँ A2 इजक्वल टू 20, और इसी तरह से B2 लिख लेता हूँ, B2 इजक्वल टू 50। तो अब ये क्या होगा कि मैं इसके ऊपर अब अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं एक C2 ले लूंगा, और उसके अंदर क्या आ जाएगा जी, A2 प्लस B2। ठीक है। अब ये क्या होगा, मेरा सब्ट्रैक्ट वो सॉरी एडिशन का ऑपरेटर है। इसी तरह से अगर मैं एक ले लेता हूँ C3 इज इक्वल B2 माइनस A2, तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन का आ गया। ठीक है। फिर इसी तरह से होता है मल्टीप्लाई का, फिर मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक का वर्ड यूज किया जाता है, तो ये आ जाएगा A2 स्टैरिक B2। ठीक है। और इसी तरह से एक होता है C5 डिवीजन का, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, अब मैं जैसे कर देता हूँ B2 डिवाइडेड बाय A2। ठीक है। अच्छा, एक रिमाइंडर का भी होता है, वो क्या होता है C6 इज इक्वल टू जैसे B2, और उसके लिए आएगा परसेंटेज का साइन। ठीक है। और ये आ जाएगा जैसे A2। ठीक है। अच्छा, अब हम सारों को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू आती है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने कर लिया जी C2। पहले हम C2 की वैल्यू चेक करते हैं, दोनों को प्लस करके शो करता है कि नहीं करता। तो ये देखे 70 उसने शो कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं C3 करता हूँ तो वो माइनस करेगा, तो चेक कर लेते हैं, माइनस शो करता है जी, ये 30 शो माइनस हो। ठीक है। फिर उसी तरह से मैं आगे C4 करता हूँ, तो ये 1000 शो हो गया मल्टीप्लाई होकर। ठीक है। फिर इसी तरह से C5 करता हूँ, तो ये 2.5 शो हो गया, मतलब कि उसने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं C6 करूँ, तो ये 10 शो हो गया। अब 10 बेसिकली ये रिमाइंडर के तौर पे यूज होता है। ठीक है। तो अब जैसे 20 को आप 50 पे डिवाइड करें, तो 22 जार 40, 10 रिमाइंडर आ गया, तो वो 10 जो है ना वो रिमाइंडर के तौर पे शो हुआ है, उसके लिए फिर परसेंटेज का सिंबल यूज किया जाता है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, ये आपने याद रख लेना। रिमाइंडर के लिए अलहदा यूज करते हैं, और डिवीजन के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं कंपेयर ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर या कंपेयर ऑपरेटर्स, जो भी आप इससे नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो उसमें हमारे पास तीन तरह के चार से पांच तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है लेस देन का सिंबल, एक होता है ग्रेटर देन का सिंबल, और एक होता है इक्वल का सिंबल। ठीक है। तो सबसे पहले है जी लेस देन का सिंबल, तो वो क्या आ जाएगा कि ए इज लेस देन बी। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लेस देन का सिंबल। और दूसरा होता है ग्रेटर देन का सिंबल। अच्छा, ये हम कंडीशन के अंदर यूज करेंगे, अभी जस्ट इसका सिंटेक्स आप याद, ए इज ग्रेटर देन बी। और तीसरा आ जाएगा इक्वल का सिंबल। ए, अच्छा, एक और चीज भी याद रखिएगा कि अब एक होता है
इज इक्वल टू का सिंबल, तो उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ए इज इक्वल टू बी, जैसे मैं कर देता हूँ। जैसे हमने A2 इज इक्वल टू 20 किया था, तो A2 के अंदर 20 वैल्यू स्टोर हो गई थी, तो इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और एक होता है इक्वल टू का सिंबल, कि क्या ये इसके इक्वल इक्वल है, तो उसके लिए हम डबल, मतलब कि ये ब्रैकेट, ये सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये डबल सिंबल यूज किया जाता है कि कंपेयर करने के लिए कि क्या ये इसके इक्वल इक्वल है। अच्छा, अब ये क्या होगा कि अगर ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से लेस देन है, तो फिर उसके लिए ये चीज, अगर ए बी से ग्रेटर है, तो उसके लिए ये सिंबल। और अगर हम वैल्यूज को असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। और चौथा होता है कि इक्वल टू का सिंबल, कि अगर जो है ना इस तरह से इक्वल इक्वल का सिंबल है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इसी को मिलाकर ऑपरेटर्स बनाए गए हैं कि अगर एक चीज उसके इक्वल या लेस देन हो, अब मैं कह देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? इक्वल या लेस देन बी। इक्वल टू लेस देन बी का मतलब क्या है? कि जैसे मैं कहता हूँ 5 या 5 से छोटी वैल्यूज अगर हो, तो आप ये शो कराओ। तो अब मैं क्या करूंगा जी? ए इज इक्वल टू या लेस देन 5, यानी 5 या 5 से लेस देन। और दूसरी चीज होती है कि ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो वो क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो मतलब ए 5 से ग्रेटर है या 5 के इक्वल है। और एक होता है नॉट ऑपरेटर, कि अगर ये चीज इसके इक्वल नहीं है, तो उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाए, ठीक है। तो ये ये बेसिकली कंपेयर ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। और ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे कि इनको हम कंडीशंस के साथ यूज करेंगे, इफ देन एल्स की कंडीशन के साथ, तो फिर उसमें मजीद आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, इसी तरह से आगे आता है हमारे पास, वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिसमें लॉजिक लगाई जाती है। वो बेसिकली तीन ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है? उसके लिए सिंबल यूज किया जाता है एंड। एंड का मतलब होता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो आप ये चीज परफॉर्म कर दो। और अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स है, तो वो आप ये चीज परफॉर्म ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं जी, जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब जब आप लॉग इन करते हैं, तो क्या वो यूजर नेम को चेक करता है? नहीं, वो दोनों को चेक करता है। यूजर नेम को भी चेक करता है और पासवर्ड को भी चेक करता है। अगर दोनों मैच होंगे, तो वो लॉग इन करेगा, अदरवाइज वो लॉग इन नहीं करेगा। और इसी तरह से होता है एक और ऑपरेटर, OPERATOR, ठीक है। और ऑपरेटर क्या काम करता है? ये इसका भी सिंबल कौन सा आ जाएगा? ये वाला सिंबल, ठीक है। ये क्या काम करेगा कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, तो आप उसको लॉग इन कर दो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है? और ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो और एक होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर सिंपल हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि वो कौन सा होता है। ये वाला अगर हम सिंबल लगा देंगे, तो ये नॉट ऑपरेटर के तौर पर यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स। बल्कि हम अभी कर लेते हैं, मेरे ख्याल में इफ देन एल्स को कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। अच्छा, इफ देन एल्स क्या होती है? कि कंडीशंस यूज की जाती हैं। अब जैसे ये हमने कंडीशंस डिस्कस की कि ए इज लेस देन बी। अब ए अगर बी से लेस देन है, तो आप ये वाला एक्शन परफॉर्म करो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, डी इज इक्वल टू 6। और ए मैं ले लेता हूँ, ई इज इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा, अच्छा, इफ देन एल्स के लिए सिंटेक्स क्या होता है? तो पहले हम लिखते हैं इफ के बाद आगे लगाएंगे ये ब्रैकेट, इसमें आ जाएगी कंडीशन। कि मैंने कहा जी, इफ डी इज ग्रेटर देन फ्रॉम ई, ठीक है। इफ डी इज ग्रेटर देन फ्रॉम ई, तो अब कंडीशन के दो हिस्से होते हैं ना।
या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो अगर ट्रू हो तो फिर प्रिंट करवा दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या प्रिंट करवा दो जी, कि डी इज ग्रेटर। सही है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती फिर फॉल्स होगी। तो उसके लिए फिर ऑप्शन आता है एल्स, कि एल्स के बाद जो भी हम लिखेंगे उसका मतलब क्या है, कि जो फॉल्स वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा। तो फिर अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर आप क्या करा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ट्राई कर तो अब ਇੱਥੇ ये ਇਹ ਵੀ क्या आ ਪੁੱਛਿਆ जाएगा, ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ इज ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है। ਥੱਲੇ 2000 ਵਾਲਾ तो फिर क्या आ जाएगा, ई इज ग्रेटर। ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अब मैं आपको चेक कराऊं, तो ये देखें डी इज ग्रेटर आर। सही है। तो अब ये क्या हुआ कि जो है ना वो इस तरह से, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि डी की वैल्यू ग्रेटर थी तो उसने डी इज ग्रेटर शो कर दी, इज ग्रेटर नहीं शो किया क्योंकि ये फॉल्स के लिए था। सही है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं डी की वैल्यू कम कर दूं, लेट्स सपोज कि मैं 4 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये कहेगा जी इज ग्रेटर। ठीक है। तो इस तरह से हम इफ देन एल्स की कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ये पहले थी स्मॉल के लिए, और इसी तरह से आप ग्रेटर देन के लिए यूज कर लें। और एक होता है इक्वल टू का सिंबल, कि इक्वल टू का सिंबल क्या है कि अ, वो यूज होगा अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर आप इसको यूज करो। जैसे हम ये वैसे वेबसाइट के अगर एग्जांपल लें, तो जैसे हम लॉग इन वगैरह करते हैं, तो उसमें वो क्या चेक करता है कि जो यूजर नेम अभी वो एंटर कर रहा है और जो यूजर नेम पहले एंटर किया गया था क्या वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो उसको लॉग इन करो। तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, इक्वल इक्वल का सिंबल। तो अब देखो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला सिंटैक्स से होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला सिंटैक्स से होगा जो भी हमने लिखा होगा सेंटेंस। तो अब ये क्या होगा, ये इज ग्रेटर आ गया। इज ग्रेटर से मुराद ये है कि हमने जो इधर लिखा हो, अब मैं अगर कुछ इधर लिखूं कि नॉट मैच, नॉट मैच, तो अब ये क्या होगा कि नॉट मैच शो हो जाएगा। तो ये नॉट मैच शो हो गया। सही है। अच्छा, अब इसी तरह से हम अगर इसको इक्वल कर देते हैं तो ये पहले वाला शो हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या आ गया, जो डी इज ग्रेटर, मतलब कि जो ट्रू वाला हिस्सा था वो शो हो गया। वो इधर आप जो भी मैसेज शो करवा दें, मैं लिख लेता हूँ जी मैच, तो वो मैच शो हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज हो गया। अब इसी तरह से इक्वल इक्वल का आ गया। फिर लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब क्या है कि अगर वो उससे छोटा है, या अब जैसे मैं लगा लेता हूँ जी, डी इज लेस देन आर इक्वल टू 3, 4 लगा लें, कि जो डी है वो 4 से लेस देन है या इक्वल है तो हम मैच शो करवा दो, नहीं है तो नॉट मैच शो। तो ये क्या आ गया जी, मैच। ठीक है। लेकिन मैं अगर मतलब कि इस तरह से ग्रेटर कर दूं तो फिर वो नॉट मैच आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उससे ग्रेटर हो गया। और इसी की जगह अगर मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊंगा, वो क्या करेगा कि या तो 4 है या 4 से ग्रेटर है, तो उसके लिए फिर वो मैच वाला सिंबल आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और नॉट का क्या है कि अगर वो उसके इक्वल नहीं है, अब ये देखें डी इज नॉट इक्वल टू 4, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब कंडीशन ट्रू है तो मैच होगा। अब ये देखें, तो ये मैच आप, लेकिन अगर ये इसके इक्वल हो, जैसे मैं इधर 6 कर दूं, कि अगर ये इसके इक्वल होगा तो फिर क्या शो होगा, तो फिर ये नॉट मैच आ गया, क्योंकि हमने कहा है कि नॉट इक्वल।
अगर ये नॉट इक्वल हो तो ये शो, और अगर इक्वल हो तो ये वाला शो। सही है? समझ आ गई? तो ये हमारे पास है क्या नाम था, कंपेयर ऑपरेटर्स, ये सारे अभी हो। उसके बाद आगे आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में दो कंडीशंस को हम मर्ज कर देते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इफ डी इज ग्रेटर देन 7 एंड ई इज ग्रेटर देन 3। अब ये देखिएगा, एक कंडीशन ट्रू हो रही है, सॉरी दो मैंने लगा दी, ये एक है। अब एक कंडीशन तो बिल्कुल ट्रू है, वो कौन सी ट्रू है जी? कि ई इज ग्रेटर देन 3। 3 से तो ये ग्रेटर है, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन एक कंडीशन फॉल्स है, डी इज ग्रेटर देन 7। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो अब हमने ऐड के अंदर पढ़ा था कि दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ट्रू वाला हिस्सा शो नहीं करेगा। अब ये देखिएगा, मैं चेक करता हूँ, तो ये नॉट मैच आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो मैं इसको करेगा। तो अब ये देखिए, मैं अगर इसको कर देता हूँ 5, तो 5 से ग्रेटर हो, तो अब दोनों कंडीशंस क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो फिर ये क्या क्या करेगा? मैच शो कर। सही है? और एक होता है और ऑपरेटर। अब मैं दोबारा इस कंडीशन को सेम ऐसा कर देता हूँ कि एक कंडीशन फॉल्स होगी, एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हम और ऑपरेटर लगा कर चेक करते हैं। और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू वाला हिस्सा शो करेगा। तो ये देखिए, मैच वाला जिसने शो कर दिया, ठीक है, ट्रू वाला हिस्सा। तो ये हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और नॉट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो सिंपल हमने ऊपर डिस्कस कर। अच्छा, अब ये यूज कहाँ पे होता है? जैसे आप फेसबुक के अंदर लॉग इन करते हैं तो उसमें आप ईमेल के जरिए लॉग इन कर लें, मोबाइल के जरिए लॉग इन कर लें, तो उसमें और ऑपरेटर यूज होता है। कि अगर यानी ईमेल के जरिए कर रहे हैं तब भी ठीक है, अगर मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तब भी ठीक है। इस तरह से उसके लिए हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। तो होपफुली आज आपको काफी कुछ सिंटेक्स सीखने को मिल चुका होगा। और हमने वेरिएबल्स वेरिएबल्स की टाइप्स, फिर रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, और उसकी एग्जांपल्स भी कर लिए। फिर इफ देन एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो कल हम इंशाल्लाह फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। कल हम लूप डिस्कस करेंगे और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बेसिक मतलब कि जावास्क्रिप्ट का